जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आइए आज हम महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने सुमित्रा नंदन पंत को चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार को पढ़ लिया है बच्चों। अब आज हम महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, इनके जीवन को पढ़ेंगे, जीवन परिचय को पढ़ेंगे और उसके बाद में इनकी रचनाओं को जानेंगे और फिर इनसे संबंधित जो कविता पद्य गीत होंगे उनको पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपकी महादेवी वर्मा भी, और जो पिछला आपने पढ़ा है चींटी पर चींटी वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम देखिए फोकस करते हैं फ्लो चार्ट पर। हम बार बार आपको रिपीट करते हैं बच्चों कि आप इस फ्लो चार्ट पे फोकस कीजिए। ये यही फ्लो चार्ट आपको नंबर दिलाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये फ्लो चार्ट ही आपको मेन है तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट जो है ना बच्चों आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए हम इनके बारे में ये सब विस्तार से पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको डिटेल कि इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे इनका जीवन व्यतीत हुआ, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में लिखा, कैसी इनकी भाषा शैली थी और क्या क्या इन्होंने गीत या और सब क्या चीज़ें लिखी हैं, इसके बारे में हम लोग इसीलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम इनको जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पे हम फोकस करते हैं। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए महादेवी जी का जन्म कब हुआ है तो 24 मार्च 1907 में हुआ है बच्चों। 24 मार्च 1907। अभी आपको बार बार रिपीट करना है। महादेवी जी का जन्म 24 मार्च 1960, महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1960। इस तरह करके आपको इनको याद करना पड़ेगा, है ना बच्चों। देखिए आपको याद करना पड़ेगा, इससे आपको फुर्सत नहीं है, याद आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है बच्चों। देखिए अब आप इसको अपने दिमाग में बना लीजिए, एक फिगर बना लीजिए ऐसे, ये ये बना लीजिए। देखिए इनका जो जन्म है 24 मार्च 1907 और उसके बाद में ये देखिए बच्चों जन्म स्थान कहाँ है तो फर्रुखाबाद में है। कहाँ? फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता इनके श्री गोविंद सहाय वर्मा थे, माता इनकी श्रीमती हेमरानी थी और इन्होंने एमए किया था। उस समय की बात है बच्चों, एमए करना मामूली बात नहीं, उस समय की बात, 1907 का इनका जन्म है। तो ये संस्कृत से की थी एमए और संपादन इन्होंने पत्रिका इन्होंने निकाला था बच्चों, तो चांद नाम से पत्रिका निकाला था। और उसके बाद ये भाषा इनकी कैसी थी, भाषा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम याद करके रखिएगा। ये जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान और भाषा बहुत जरूरी है। ये सब ब्रज भाषा और खड़ी बोली था। शैली इनकी कैसी थी तो बच्चों ये ज्यादातर गीत लिखी हैं तो मुक्तक है, ध्वनियात्मक है, चूंकि गीत ध्वनियात्मक ही होता है। संबोधन प्रश्न में है, क्या कहते हैं, शैली इनकी। और इनकी प्रमुख रचनाएं ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए प्रमुख रचनाएं ये हिमालय, सबसे पहला हिमालय जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, वहां से हे चिर महान। और उसके बाद में फिर उसके बाद मेरा परिवार, दूसरा यामा, अतीत, यामा इनका संकलित है तमाम कविताएं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अग्निरेखा, संधिनी, परिक्रमा और प्रथम आयाम, पथ के साथी। देखिए पथ के साथी, क्षणदास, संकल्पित, चिंतन के क्षण। बच्चों हम आइए एक बार और रिपीट करते हैं, इनके रचनाओं को जितनी बार रिपीट किया जाए। हिमालय हो गया, मेरा परिवार, यामा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख देंगे आप। रश्मि रथी, ये देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अग्निरेखा, संधिनी, परिक्रमा और प्रथम आयाम, पथ के साथी और क्षणदा, संकल्पिता और चिंतन के क्षण। बच्चों तो चूंकि इसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, आप टेंशन ज़्यादा ना लीजिएगा, ज़्यादा आपको याद नहीं, आप निहार याद कर लीजिए, हिमालय याद कर लीजिए, यामा याद कर लीजिए। इस तरह से 2 3 4 आप रिपीट करते रहिएगा। आप अपनी कॉपी में इसको अवश्य उतारिएगा बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं, आप इनको कॉपी में अवश्य उतारिएगा और कॉपी में उतार के और इसको ऐसे हनुमान चालीसा की तरह जपा कीजिएगा। आप पूजा सुबह शाम पूजा करते हैं ना बच्चों, ये आपकी जो पढ़ाई है यही आपकी पूजा है। आप इसको पूजा की तरह, चालीसा की तरह रटिए।
अब देखिए बच्चों, जन्म तो इनका आपको हमने बता दिया 24 मार्च 1907। अब इनकी मृत्यु भी, इन्होंने इस संसार को कब छोड़ दिया, तो 11 सितंबर 1978 1987। तो 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई बच्चों। तो ये आपको अब इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना, और ये आपके मन मस्तिष्क पर बना रहे, इसके लिए हम ये देखिए विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आपकी पुस्तक से ही लिया है हमने, कहीं अलग से नहीं लिया बच्चों। और यदि आपके पास पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो भी आपको दिक्कत चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम आपके पुस्तक से ही निरंतर सारे गद्य पद्य निबंध A to Z चीज़ें हम आपको इसी से पढ़ाएंगे। तो इससे आप तैयार कर लीजिएगा, जो कॉपी में कहेंगे उसको उतार लीजिएगा। जो सुनने मात्र को होगा कि आप अपने बुद्धि में कल्पना शक्ति इमेजिन करते हुए उसको सुनिए और ध्यान करिए, और जब सुनिए तो उस पर तर्क करिए, क्वेश्चन अपने आप दिमाग में लाइए। कि जैसे कुशाग्र बुद्धि बालिका, जैसे देखिए मीरा, आधुनिक मीरा, अब जैसे हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया। देखिए बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आए। कि देखिए आधुनिक मीरा, अब आपने अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि आधुनिक मीरा से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। आधुनिक मीरा तो आप बना लीजिए, किसको, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी देखिए विस्तार से समझ लीजिए बच्चों कि 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। होली के दिन फर्रुखाबाद में, कहाँ पे हुआ था बच्चों, होली के दिन हुआ था। अब ये नहीं पूछेगा आपको होली के दिन हुआ, लेकिन ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये 24 मार्च 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, फर्रुखाबाद में। इनके पिता क्या नाम है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है कि गोविंद, पिता का नाम गोविंद सहाय, इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। क्या थे बच्चों, गोविंद सहाय इनका नाम था, इनके पिता का नाम। ये इंदौर के एक कॉलेज में क्या थे, अध्यापक थे। और ये कहाँ की थी, तो ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की थी, और पिताजी वहाँ पर इंदौर में अध्यापक, कॉलेज में अध्यापक थे। आगे बच्चों, माता इनकी हेमरानी जो सरल हृदया थी, बड़े ही सिंपल साधारण स्वभाव की थी, धर्मपरायण थी। और महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि, महादेवी वर्मा जो थी ना बच्चों, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। तभी वो आगे चल के कितने बड़े संघर्ष को पार करती हुई आज हम लोग उनको याद करते हैं। बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि की थी बच्चों। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत पढ़ा करती थी। देखिए बच्चों, ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमें भी रामायण और महाभारत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर कहीं हो रहा हो तो वहाँ जाना चाहिए, इससे हमको बहुत सीख मिलती है। कभी हमारे पास डाटा है, व्यवस्था है, फैसिलिटी है हमारे पास, तो हमको रामायण महाभारत बीच बीच में सुनना चाहिए। रामायण हमको रामायण से हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, महाभारत से हमको भौतिक शक्ति मिलती है कि हमको जगत संसार में किस तरह, किस बुद्धि विवेक से, किस बुद्धिमानी से रहना चाहिए। तो आगे आइए बच्चों, कथाएं सुनने के कारण इनके मन में जो साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, किसके वजह से, ये रामायण और महाभारत की जो कथाएं इनकी माता सुनाया करती थी, उसके वजह से इनके मन में जो बच्चों क्या हो गया, साहित्य के प्रति आकर्षण हो गया, मतलब इंटरेस्टेड होने लगी है साहित्य के प्रति। फलतः मौलिक जो काव्य रचना जो हुई, इन्होंने बहुत छोटी आयु में ही प्रारंभ कर दिया था। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया, उस समय की बात है बच्चों, छोटी बात नहीं है ये। संस्कृत में इन्होंने MA किया, उसके बाद में फिर बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य भी हो गई। देखिए ज्ञान कैसी चीज़ है बच्चों, अगर इन्होंने परिश्रम से ना पढ़ा होता तो आज हम इनको याद करते, नहीं याद कर पाते, नाम पता नहीं कहाँ गुम हो जाता। तो हम ऐसे ही लोगों को याद करते हैं जो संघर्ष करते हुए बड़े ही परिश्रम, बड़े ही लगन से अपने जीवन में नैतिकता के साथ, आचरण सभ्यता के साथ आगे बढ़े हैं। 9 वर्ष बच्चों, 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया, रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास भी हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। किसकी रुचि नहीं थी बच्चों, तो महादेवी वर्मा की रुचि दाम्पत्य जीवन में नहीं थी, क्योंकि इनका साहित्य में लगाव हो गया था, पढ़ी लिखी थी, इनका रुझान उधर ही चला गया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कबीर मतलब रविंद्र का प्रभाव पड़ा। कबीर रविंद्र का प्रभाव पड़ा। किसका महादेवी वर्मा और रविंद्र का काफी प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र के लिए संघर्ष किया, मतलब नारी की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना इन्होंने आवश्यक बताया। बेटियां ध्यान से सुने कि हमें शिक्षित होना है। शिक्षित होना सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं है बच्चों, कि हमें हाई स्कूल पास करना है, फॉर्मेलिटी में पढ़े नहीं। जिस तरह ये हम लगन से आपको समझा रहे हैं, आप कंसंट्रेशन से चीज़ों को सुनिए और इसको अपने जीवन में उतारिए।
जैसे हमने बताया ना कि ये रावण की माता सुनाया करती थी कहानियां रामायण महाभारत की, तो ये क्या है, हमारे नैतिक आचरण का विकास तो हुआ इनके। अगर इनकी माता ये सब ना सुनाती तो क्या इतना विकास हो पाता, होता, पर इतना नहीं होता, क्योंकि माताएं सुनाई या ये स्वयं इसमें फिर धीरे धीरे इंटरेस्टेड हो गई। जो हमारी माताएं कहें, हमारे घर परिवार के अपने, मेरे अपने कहें, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उन पे हमें गौर करना चाहिए बच्चों। आजकल बच्चे अपने माता पिता के कहने को नहीं मानते, उनको लग रहा है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, या मेरी माता अनपढ़ है, कुछ जानती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, वो सिर्फ इन शब्दों के लिए अनपढ़ हैं, लेकिन उनके जो अनुभव हैं ये आपके इन शब्दों से कहीं बहुत बढ़ गए हैं। तो उनको भी आप ध्यान से सुनिए, ये नैतिक आचरण ये सब सिखाता है हमको, यही आगे हमारे जीवन में काम आता है। तो फिर आगे देखिए बच्चों, कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी हुई। कहाँ की विधान परिषद की? उत्तर प्रदेश की। फिर आगे बच्चों देखिए, ये दर्शन संगीत में भी इनका रुचि होने लगा, इंटरेस्टेड होने लगी। संगीत, चित्रकला बनाना, गीत गाना विशेष अभिरुचि थी इनकी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकारित किया, सम्मानित किया। और फिर 1982 में महादेवी जी को काव्य ग्रंथ यामा जो है इनका बच्चों, हमने कहा ना यामा को आप रट लीजिएगा, याद कर ले, नीजा यामा सांदे गीत, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अब ये क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 नंबर से कि महादेवी जी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला, आपको ज्ञानपीठ बत लगाना है। या आपको हो सकता महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पर किस उनके ग्रंथ पे पुरस्कार मिला, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस ग्रंथ पे मिला, तो आप यामा लगाएंगे। इस प्रकार 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि जो यामा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है वो किस लेखिका का है या लेखक का है, तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा जी का है। इसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा बच्चों, आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो कितना भी घुमा लें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फट से उस पर सही चीज पे आंसर लगाएंगे। और इसी, अब आगे देखिए बच्चों, प्राप्त हुआ। और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान भी किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति पद पर भी आसीन रही। और इनका देहावसान बच्चों ये देखिए 11 सितंबर 1987 को हो गया, अर्थात इन्होंने दुनिया को 1987 में अलविदा कह दिया। ये बच्चों अब इनके और थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा बच्चों, आप थोड़ा ध्यान देके समझ लीजिएगा। देखिए, महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रसाद पंत निराला तथा महादेवी वर्मा, कौन कौन? ये प्रसाद पंत तथा सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद और निराला जी और महादेवी वर्मा जी छायावाद युग के हैं बच्चों। ये भी एक क्वेश्चन का बन जाएगा आपके उसमें परीक्षा में कि छायावाद युग के कौन है, तो 3 को दे देंगे, 1 किसी को नहीं देंगे, तो 3 4 यही है, मेन 4 हैं, और भी हैं लेकिन 4 ये आधार स्तंभ है बच्चों। आगे देखिए, इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्ट के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी जी ने मैट्रिक पास करने के पश्चात उत्तीर्ण अर्थात पास करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ किया, अर्थात वो हाई स्कूल पास करी थी बच्चों, तभी से इन्होंने काव्य रचना लिखना प्रारंभ कर दिया था। आप भी बच्चों पढ़ाई के बाद जैसे ही आप हाई स्कूल या इंटर पास कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना शुरू कर दीजिए। आसपास अपने बच्चों को पढ़ाइए, फ्री में पढ़ा दीजिए। गरीब तबके बच्चे हैं, आप अपने आसपास बैठिए तो 4-10 बच्चों, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे मिल जाएं तो आप पूरे निष्ठा के साथ पढ़ाना प्रारंभ कीजिए, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। आगे बच्चों समझ लीजिए, जहाँ एक ओर इनके काव्य में अनेक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई और वहीं दूसरी ओर भावनाएं संपर्क में आने वाले पीड़ित, जो हम देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देखिए, हाँ, पीड़ित दुखी व्यक्तियों से बच्चों, 1 मिनट, पीड़ित दुखी व्यक्तियों से वो प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करती रहीं। और फिर इनके द्वारा रचित जो काव्य है बच्चों, काव्य में रहस्यवाद, वेदना और सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल और मर्मस्पर्शी भाव मुखरित होते हैं। रचनाएं कैसी हैं? सर्वप्रथम इन्होंने चांद पत्रिका से में प्रकाशित किया है। सर्वप्रथम चांद पत्रिका में क्या है, प्रकाशित किया है अपनी रचनाओं को। और इनकी काव्यात्मक जो प्रतिभा है बच्चों, ये शेख सरिया और मंगला प्रसाद,
पुरस्कारों से भी मंगला प्रसाद ये हिंदी जगत का उच्च सर्वोसम्मान में आता है बच्चों, से सम्मानित हुई हैं ये, और ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। सोचिए बच्चों, एक शिक्षा ऐसी चीज है कि व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गलत नहीं कहा है, इसीलिए कहा है कि शिक्षा ऐसी वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। देखिए बच्चों, ताता नहीं टूट रहा इनके पुरस्कारों का, सम्मानों का। देखिए जगह जगह पर आप पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो सरकारी मंगला पारितोषिक पद्म पुरस्कार है, देखिए सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। फिर विधानसभा में भी चुनी गई, कैसे भारत भारती सम्मान भी जो सर्वोच्च है हिंदी जगत में। अब देखिए कैसे मिला, ये शिक्षा के द्वारा मिला है। मेरी बेटियों ध्यान से आप सुनिए, आप अभी बहुत कोमल हैं, आप सही दिशा में चलिए, कहीं गलत पथ पे ना बढ़िएगा। आप पढ़ाई को ही अपना जीवन स्तंभ समझ लीजिए कि अगर आप लगन से पढ़ ली तो ये आपके जीवन का यही आधार होगा। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिए, और हम बीच बीच में ऐसे आपको मोटिवेट करने वाले और पढ़ाई क्यों करना जरूरी है इससे संबंधित बातें बताते रहेंगे। चलिए बच्चों, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, महादेवी जी की, वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं देखिए। निहार, अब ये सब याद कर लीजिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान भी है। निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीप शिखा, सप्तपर्णा, यामम, हिमालय, इस तरह से निहार महादेवी का प्रथम। अब ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, देखिए कि निहार कौन सी ग्रंथ महादेवी का प्रथम काव्य ग्रंथ है? काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह अर्थात समझते हैं बच्चे का संग्रह क्या होता है? संग्रह होता है कि जो निहार है, निहार नामक शीर्षक से इन्होंने जो काव्य संग्रह किया, इसमें कई छोटे छोटे काव्य लिखे हैं और जिसको एक शीर्षक नाम दे दिया, क्या? निहार, और यही इनका काव्य संग्रह हो गया है बच्चों। समझ में आ रहा है? और फिर इसमें 47 गीत, देखिए हमने कहा नहीं कि छोटे छोटे काव्य हैं जो गीत के रूप में है, 47 गीत संकलित हैं। और साहित्य को इनकी जो देन है, जो मुख्यतः एक कवित्री के रूप में है बच्चों, ये मेन एक कवित्री के रूप में जानी जाती है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने और अर्थ गंभीर प्रदान करने में जो योगदान दिया वो भी प्रशंसनीय है। अर्थात बच्चों, इनका कहने का मतलब है कि इनका ज्यादातर योगदान पद्य साहित्य में रहा है, पद काव्य में रहा है, लेकिन इन्होंने गद्य पे भी काफी काम किया है। हिंदी साहित्य में उनके अपूर्व योगदान के लिए कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा है। आगे आइए बच्चों, देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए बस सुनते जाइए, आपको मात्र सुनना है, इसमें जो उतारने की बात होगी हम बताएंगे, बता रहे हैं बीच बीच में। चलिए बच्चों, ये देखिए भाषा कैसी है। महादेवी जी की भाषा हमने पहले ही बताया, ब्रज भाषा और खड़ी बोली है, साहित्य से जन केंद्रित है। ये खड़ी बोली शुद्ध, मधुर और कोमल है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, मतलब संस्कृत में जो तत्सम शब्द हैं वो हिंदी में सीधा सीधा ले लिए जाते हैं, उसी को तत्सम कहते हैं, और थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है तो उसी को तद्भव कहते हैं। तो भाषा को मधुर और कोमल बनाने में कहीं कहीं शब्दों की प्रवृत्ति किया गया है, और सूक्ष्म भावनाओं के चित्रण द्वारा इनकी भाषा में सांकेतिकता और संवेदात्मकता है। आगे महादेवी जी ने जो गीतात्मक शैली, हमने कहा नहीं बच्चों, गीतों को, सरस गीतों की रचना की है, और इसमें वेदना है, मार्मिकता है, मतलब दुख है, अपनी दुख की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। अपने गीतों में इन्होंने असीम अगोचर और परोक्ष, असीम अगोचर और परोक्ष बच्चों ईश्वर अर्थात ब्रह्मा के प्रति प्रेम निवेदन किया है। ब्रह्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, अगोचर जो है उनके प्रति प्रेम का निवेदन किया है। अब बौद्धों के दुखवाद और करुणावाद पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा है बच्चों। जो बौद्ध संप्रदाय था, उनके जो दुखवाद और करुणावाद है उनका इन पर काफी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गीतों में इस स्निग्ध, सरल और तत्संप्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। साहित्य तथा संगीत के मणिकंचन संयोग का गीत की विधा विकास की चरम सीमा पहुंचा देने का श्रेय महादेवी जी वर्मा को जाता है। कभी हृदय लेकर और कल्पना से सप्तरंगी आकाश में बैठकर इन्होंने काव्य का सृजन किया है, और जो वो संस्मरणीय मतलब याद योग्य रहेगा बच्चों। आगे सांध्य गीत के बारे में भी कुछ बताया गया है। सांध्य गीत भी एक काव्य संग्रह है। देखिए बच्चों, ये हिमालय से कविता में महादेवी ने, यहाँ पर जो काव्य संग्रह है सांध्य गीत नाम से, उसमें उद्धृत हिमालय है। हिमालय जो हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे बच्चों, से कविता, हिमालय क्या है? कविता है, में महादेवी वर्मा ने हिमालय की सुंदरता तथा विशेषताओं का वर्णन किया है। कवित्री जी अपने जीवन को जहाँ हिमालय के समान कठोर और दृढ़ बनाती हैं, वहीं अपने हृदय में हिमालय जैसे मृदुल
हिमालय जैसे मृदुल बच्चों, मृदु मृदु देखिए यहाँ पर मृदु और कोमल भावनाओं को सजोए हुए सजोए हुए रखना चाहती हैं। आगे बच्चों नीरजा के बारे में भी बता रही हैं कि नीरजा भी एक काव्य संग्रह है। इसमें संकलित जो वर्षा सुंदरी के प्रति एक कविता है। इसमें वर्षा रूपी सुंदरी का अलंकारिक वर्णन किया है इन्होंने, और वर्षा ऋतु को आकर्षक और कल्याणकारी सुंदर नायिका के रूप में इन्होंने चित्रित किया है बच्चों। तो आइए बच्चों, अब यहाँ से हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप महादेवी वर्मा जी को भली भांति समझ गई होंगी। इनको आप 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के सुनिए। हम बार बार आपको इसलिए रिपीट करते हैं बच्चों कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें ग्रहण कर सकें। थोड़ा आप एक बार ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में ये जो फ्लो चार्ट है बच्चों, इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा। हम जो कह रहे हैं इसको आप मानिए। आप अगर मान गए और मेरे साथ ऐसे चलते रह गए बच्चों, तो आप 90+ मार्क लाएंगे। गारंटी के साथ आप 90+ मार्क लाएंगे। कोई चीज़ कठिन नहीं होती बच्चों, बस हमें उस पर क्या है ना, छोटे छोटे कदम उठाना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं अरे इतना बड़ा बोझ है, इतने सारे विषय हैं, मैथ है, साइंस है, गृह विज्ञान है, इंग्लिश है, संस्कृत और दुनियादारी सब है ना बच्चों। इसमें आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। हमें क्या है बच्चों, हमारे पास भी 24 घंटा है, अंबानी के पास भी 24 घंटा होता है, रिक्शा चलाने वाले के पास भी 24 घंटा होता है। वो जो बच्चा टॉप करता है, लास्ट जब एग्जाम हो जाएगा तो टॉप में उनका नाम आएगा, उनके पास भी तो 24 घंटा ही है ना बेटा। तो हम बस फर्क ये है कि हम उस अपने घंटे को, अपने समय को, कीमती समय को किस प्रकार रणनीति बनाकर, एक सही रणनीति बनाकर और उसका प्रयोग करते हैं बच्चों। हमको सुबह उठ के रात में ही बायोडाटा एक कॉपी में बना लेना चाहिए कि हमको सुबह क्या क्या पढ़ना है, कितना चीज़ मोबाइल से पढ़ना। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ज़्यादातर, वो मोबाइल से कितना पढ़ना है, कितना स्वयं से उसको लिखना है, और कितना स्वयं से उसको फिर पीछे वाला रिवीजन भी करते चलना है। ये नहीं बच्चों, उसके लिए भी अलग समय निकालें कि जो हमने जिस सारे विषय का पीछे पढ़ लिया है या लिख लिया, उसका रिवीजन भी बीच बीच में करते चलें। यही रिवीजन हमको टॉप पे ले जाएगा। तो आइए बच्चों, इस वाणी के साथ हम विराम देते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो और आपके लिए, आपको लग रहा हो कि आपके कुछ काम आएगा, आपको सफलता दिलाएगा, तो इसको बांटो, अर्थात बच्चों ये अपने सहपाठियों में शेयर कर दो। तो अब हम यहीं से विराम देते हैं बच्चों अपनी वाणी को। जय हिंद बच्चों।